हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आपको अपने बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके परीक्षा के लिए सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर लेकर आई हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न बताऊंगी वही सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और आपसे एक और बात मैं कह दूं कि इसके पहले एक वीडियो भी ऑलरेडी मैंने आपके ऑब्जेक्टिव्स मॉडल पेपर की अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने लगभग 50 MCQ बता दिए थे, जो आपके यूनिट नंबर 1 से पूरा MCQ था एंड 2 से था। और आज की इस वीडियो में देखिए यूनिट नंबर 2 का एक और टॉपिक था इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, उससे हम जुड़े प्रश्न देखेंगे। और उसके साथ साथ अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, सभी से जुड़े ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आगे भी इसी तरह आपके यूनिट्स की जो आगे की यूनिट्स हैं, जिसमें आपको रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी इटली का एकीकरण, वर्साई की संधि, ये सब कुछ जो आपको पढ़ना है, उन सभी से जुड़े भी महत्वपूर्ण MCQ की वीडियो मैं जल्द चैनल पर अपलोड करूँगी। तो अभी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन की वीडियोज़ लगातार चैनल पर और आएंगी। और आप पूरी डिटेल में क्लास पढ़ना चाहते हैं, आप एक एक यूनिट को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सिलेबस आपका पूरा डिस्कस कर लिया है मैंने। 1 से लेकर 8 तक यूनिट लगातार एक क्रम में मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल पर बना दी है। तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके BA 4th सेमेस्टर के सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लास भी चैनल पर चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंग्लैंड में शानदार रक्तहीन क्रांति कब हुई। देखिए, इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी उसको शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति, अन्य नामों से भी जाना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति, इन सभी नामों से जाना जाता है। और रक्तहीन क्रांति के बारे में आपको अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ना भी है, और मैं पूरा डिटेल में इसके कारण, इसकी पृष्ठभूमि, इसके बाद के जो परिणाम हुए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा नोट्स भी आपको मैंने दे दिया है। क्लास आप किए रहेंगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव्स टाइप जो मॉडल पेपर है वो पूरा बहुत अच्छा होगा। और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपके मॉडल पेपर में आपके हर क्वेश्चन को दे दूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए। देखिए, तो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कब हुई थी आपको पता होगा, हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। 1688 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, इंग्लैंड की क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो ये भी आपको पता है, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। 1688 में जब रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड में हुई, तो उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वो जेम्स द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, जेम्स द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, जेम्स द्वितीय किस वंश का शासक था। तो देखिए, जेम्स द्वितीय जिसके समय में इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति संपन्न हुई थी 1688 ईस्वी में, तो वो किस वंश से संबंधित था, वो किस वंश का शासक था। तो देखिए, आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, मगर देखिए ये स्टुअर्ट वंश का शासक था। तो आपको इतना तो याद ही रखना है, जेम्स द्वितीय जो था स्टुअर्ट वंश का शासक था। तो 4 ऑप्शन जब दिए जाएंगे पेपर में, तो आपको स्टुअर्ट वंश ही तो याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में अधिकार विधेयक कब पारित हुआ। हर एक चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, अधिकार विधेयक क्या था ये भी हम इंग्लैंड की क्रांति जब पढ़ रहे थे उसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए, जब इंग्लैंड की क्रांति संपन्न होती है 1688 ईस्वी में, तो ठीक उसी के 1 साल बाद 1689 ईस्वी में अधिकार विधेयक पारित किया जाता है, जिसमें सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। और भी बहुत सारे इसमें रूल थे, जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 में आपको ये मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 1689 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, मैग्ना कार्टा कब तैयार किया गया। तो देखिए, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से ही जुड़ा हुआ है। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला आपका प्रश्न है, सलाहकार समिति। देखिए, सलाहकार समिति को क्यूरिया रेजिस के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न से आपका 2 प्रश्न बन रहा है। अगर आपसे पूछ दे सलाहकार समिति को किस और नाम से जाना जाता है, 4 प्रश्न दे दे, उसमें एक ऑप्शन दे देगा क्यूरिया रेजिस, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा क्यूरिया रेजिस, तो आप फ़ौरन पकड़ लीजिए कि सलाहकार समिति को ही क्यूरिया रेजिस के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लैंड के किस शासक ने सलाहकार समिति यानी क्यूरिया रेजिस की स्थापना की थी? तो किस शासक ने की थी? तो जेम्स प्रथम ने की थी, जेम्स फर्स्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? चार्ल्स प्रथम के बारे में भी हम पूरा पढ़ चुके हैं इंग्लैंड की क्रांति में ही। तो चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी 30 जनवरी 1649 ईस्वी में। सन आपको याद रखना है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर है। अगला है, चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा? आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट सेकेंड, ठीक ना। तो चार्ल्स द्वितीय जो था इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा था? परीक्षा की दृष्टि से हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वही प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं इंक्लूड की हूँ ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर 1660 ईस्वी में बैठता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? तो चार्ल्स द्वितीय ने 1660 में मतलब गद्दी पर बैठता है, तो 1660 से लेकर 1685 तक शासन करता है और फिर चार्ल्स द्वितीय के बाद ही जेम्स द्वितीय शासक बनता है और 1685 से 88 तक वो शासन करता है। उसके बाद तो वो अपना देश ही छोड़ के भाग जाता है क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति संपन्न हो चुकी थी और वो हार चुका था और संसद की जीत हो जाती है। तो चार्ल्स द्वितीय 1660 से 1685 तक शासन करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विलियम ऑफ ऑरेंज कहाँ का शासक था? तो देखिए विलियम ऑफ ऑरेंज जो था वो जेम्स द्वितीय का दामाद था। जेम्स द्वितीय की बेटी जिसका नाम था मेरी, उसी का हस्बैंड था विलियम ऑफ ऑरेंज, यानी जेम्स द्वितीय का दामाद था। तो उसका दामाद कहाँ का शासक था? तो हॉलैंड का शासक था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, गृह युद्ध में राजा के समर्थकों को क्या कहा गया? देखिए इंग्लैंड में जब राजा और संसद के मध्य संघर्ष की स्थापना हो जाती है, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पूरा टॉपिक डिटेल में एकदम पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ऑब्जेक्टिव्स को हल नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं हर एक प्रश्न का उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू बता दूंगी, मगर टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़े रहेंगे तो आने वाला ऑब्जेक्टिव्स आप आंख बंद करके कर लेंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदा होगा, आप अच्छा मार्क्स लेकर आए, मैं बस यही चाहती हूँ। तो देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि जो बड़े पादरी कुलीन वगैरह वर्ग के थे वो राजा का साथ देते हैं, बाकी जो जनसाधारण था यानी जो साधारण जनता थी वो संसद का साथ देती है क्योंकि संसद सही था, राजा निरंकुश था, बस अपने बारे में सोचता था, जनता के बारे में नहीं सोचता था। तो जिसने गृह युद्ध में राजा का साथ दिया, राजा के समर्थक जो थे उसको कैवेलियर के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? कैवेलियर के नाम से। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन देगा कि गृह युद्ध में राजा के समर्थकों को क्या कहा गया, 4 ऑप्शन देगा, जो उसमें कैवेलियर होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। गृह युद्ध में संसद के समर्थकों को क्या कहा गया, यानी जो जनता थी, साधारण जनता जिसने संसद का साथ दिया गृह युद्ध के दौरान, तो उसको राउंड हेड के नाम से जाना गया। तो देखिए राउंड हेड यहाँ पर आपका सही उत्तर है, याद रख लीजिए। अच्छा देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? अब आप ये बताइए, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? किस देश की क्रांति से संबंधित है? अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी क्या है इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ जब मैं आपकी यूनिट्स को कंप्लीट करा रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं एक एक चीज़ को डिटेल में समझाने लगूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर होने लगेंगे। इसलिए हम प्रश्नों के उत्तर देखते चलेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक को चेक करके हर एक यूनिट को पढ़ लीजिए, हर एक टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना थी वो देखिए 1774 ईस्वी में घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अब देखिए अमेरिका की क्रांति कब हुई? तो अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अमेरिका की क्रांति। इसके कारण
सब कुछ पूरा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको अपने यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ना है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जिस तरह हम अपने भारत में प्रति वर्ष 15 अगस्त को आज़ादी के तौर पर हर वर्ष मनाते हैं, क्योंकि हम उस दिन अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गए थे, हम गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो गए थे, तो हम 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। बहुत खुशी से उस दिन अलग सा महसूस करता है हर एक भारतवासी। तो वही अमेरिका में भी मनाया जाता है जब ये लोग अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाया था जिस तरह हमें बनाया था। तो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। जो महत्व हमारे लिए 15 अगस्त का है, वहीं अमेरिका के लोगों के लिए 4 जुलाई का है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण कब हुआ। तो अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1788 ईस्वी में। और देखिए, अमेरिका का जो संविधान था वो विश्व का पहला लिखित संविधान था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका राइट है। अगला देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। देखिए, अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जब अमेरिका आज़ाद होता है अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, जेम्स द्वितीय किस धर्म को मानता था। जेम्स द्वितीय तो आपको पता ही है किस देश का था, इंग्लैंड का निरंकुश शासक था। और इसी के समय में इंग्लैंड की क्रांति घटित हुई थी, संपन्न हुई थी। तो देखिए, जैसा मैं आपको पढ़ा चुकी थी जब इंग्लैंड की क्रांति पढ़ा रही थी, कि जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का फॉलोवर था और ये बड़ी कट्टरता से कैथोलिक धर्म को ही मानता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। बाकी इसके अलावा ये प्रोटेस्टेंट धर्म का घोर विरोधी था और बहुत भेदभाव भी करता था प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ। तो यही सारे कारण थे जो इंग्लैंड के लोग क्रांति करने के लिए प्रेरित होते हैं और फाइनली 1688 में वहाँ क्रांति हो भी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये आपके परीक्षा में ज़रूर पूछेगा, अमेरिका की क्रांति का प्रमुख कारण था। अमेरिका की जो क्रांति हुई उसका प्रमुख कारण क्या था। पहला कारण था अंग्रेज़ी सरकार के कठोर कानून। अंग्रेज़ी सरकार अमेरिका में कठोर कानून लागू करती चली जा रही थी और कर भी भारी मात्रा में ले रही थी, धीरे धीरे कर को बढ़ाते जा रही थी। जिस तरह हमारे भारत में वो लोग कठोर कानून लागू करते थे, कर बहुत ज़्यादा लेते थे, ठीक उसी तरह वहाँ भी करते थे। तो अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका की जो जनता थी, वो क्रांति करने के लिए प्रेरित होती है, क्योंकि वो अब अंग्रेज़ी सरकार के कठोर कानूनों को अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि ये कारण है अमेरिका की क्रांति का। दूसरा है बोस्टन चाय पार्टी की घटना भी बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका की क्रांति का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हें हमसे ही चाय खरीद कर पीनी होगी, जबकि बताइए इन्हें सस्ती चाय मिल सकती थी, फिर भी ये अंग्रेज़ों से महंगी चाय लेकर क्यों पिए। अंग्रेज़ चाहते थे कि हमसे महंगी चाय लेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, हमारे भारत से चाय पहले इंग्लैंड भिजवाते थे, फिर इंग्लैंड से आती थी अमेरिका। तो अमेरिका के लोगों ने कहा भैया हमें तुम्हारी चाय नहीं पीनी, जाओ। तो अमेरिका के लोग क्या करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं और मिलकर इकट्ठा होते हैं, एक होते हैं और सारी चाय की जो पत्ती थी उसको पानी के जहाज़ से निकाल के क्या करते हैं, समुद्र में फेंक डालते हैं। तो उसी को विश्व इतिहास में बोस्टन चाय पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक कारण था। तीसरा है अंग्रेज़ी सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट लागू करना, यानी कि कर को भारी मात्रा में बढ़ा दिया गया था और अमेरिका की जनता ने कहा कि जब इंग्लैंड के संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता तो हम कर नहीं देंगे, जब प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। अमेरिका की जनता ने यही नारा लगाया और क्रांति के लिए प्रेरित हुई। तो यही सारे कारण हैं अमेरिका की क्रांति के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, क्योंकि ये सभी आपके सही आंसर हैं। 4 पर आप टिक कर लीजिए। अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में भी मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में। जिस तरह इंग्लैंड और अमेरिका की क्रांति पढ़ाई हूँ
उसी तरह फ्रांस की क्रांति भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में घटित हुई? तो फ्रांस में कौन शासक था, उसी के समय में फ्रांस की क्रांति हो जाती है। कौन था? लुईस 16वां था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो भी शासक थे, लुईस 14वां, 15वां, 16वां, ये सब निरंकुश शासक थे। और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होते होते लुईस 16वां के समय में संपन्न होती है। और कब? बास्तील के पतन से बास्तील का पतन जब हुआ 14 जुलाई को 1789 में, तो उसी दिन फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। और धीरे धीरे क्रांति होती चली जाती है और कई वर्षों तक क्रांति होती है, बदलाव होता चला जाता है। और फाइनली जो पादरी कुलीन वर्गों का विशेषाधिकार था उसे समाप्त किया गया और समाज में सभी को एक बराबर अधिकार दिए गए। तो आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज़ को मैं पूरा क्लियर करके पढ़ा देती हूँ जब आपका यूनिट कंप्लीट कराती हूँ। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ती, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, लुईस 16वां के समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला है, फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था। तो फ्रांस की प्राचीन जो संसद थी उसका नाम था स्टेट्स जनरल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। इसके बारे में भी फ्रांस की क्रांति वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगला है, फ्रांस की क्रांति के कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति के अब क्या क्या कारण थे? तो पहला है, निरंकुश राजा था, बहुत निरंकुश राजा था, सिर्फ अपने हितों की पूर्ति करता था, पैसे को पानी की तरह से बहाता था और राजकोष को खाली कर दिया था। और फ्रांस के ऊपर ऋण काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। कौन शासक था? लुईस 16वां था। दूसरा है, अनिश्चित व असमान कानून, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि पादरी और कुलीन वर्ग को समाज के अंदर विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो करों से मुक्त थे, जबकि वो पूंजीपति थे, अच्छे वर्ग थे, रिच थे, फिर भी उनसे राजा के द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता था। और जो गरीब जनता थी, किसान मजदूर थे, उनसे भारी मात्रा में कर लिया जाता था। तो ये भी एक कारण था कि फ्रांस की क्रांति तो होनी ही थी, क्योंकि वहाँ पे अनिश्चित और असमान कानून था। तीसरा कारण था, पादरी व कुलीन को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण है फ्रांस की क्रांति के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। देखिए स्टूडेंट्स, अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे ज़रूर पूछेगा, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। देखिए फ्रांस की क्रांति के तो ये सभी कारण थे कि वहाँ का राजा निरंकुश था, वहाँ पे समाज में असमानता थी। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। यानी फर्स्ट स्टेट में पादरी आते थे, सेकेंड स्टेट में कुलीन आते थे, थर्ड स्टेट में किसान, मजदूर, टीचर, अध्यापक, व्यापारी वर्ग के लोग आते थे। तो वो सब तो कारण था ही, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। देखिए जब तक आप पूरी फुल डिटेल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप आसानी से नहीं समझेंगे। देखिए यहाँ पर तो आप याद करके आसानी से एग्ज़ाम में टिक कर लेंगे, मगर जब आप पूरी वीडियो को देखे रहेंगे ना, तो आपको ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देख कर ही आप अपना जाकर ऑब्जेक्टिव्स का पेपर दे सकते हो एग्ज़ाम में। तो इसलिए देख लीजिएगा फ्रांस की क्रांति भी। देखिए तात्कालिक जो था वो ये था, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना। देखिए ये सभी तो फ्रांस की क्रांति का कारण है ही। पहला भी है, शासकों की निरंकुशता भी फ्रांस की क्रांति का कारण है। दार्शनिकों ने अपनी भूमिका दी, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी बड़े बड़े दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति में अपनी भूमिका निभाई। आर्थिक तंगी, इन सभी के कारण तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। लेकिन तात्कालिक कारण था जिससे कि फ्रांस की क्रांति एकदम जस्ट घटित हो गई, संपन्न हो गई, वो था स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना, जिसमें प्रथम एंड थर्ड स्टेट के लोगों में आपस में भीड़ जाती है, झगड़ा हो जाती है, और कर को बढ़ाना था जनता के ऊपर। तो ये सारे कारण थे। तो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। अगला है, लुईस 16वां ने स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया? तो कब बुलाया था? तो 1789 ईस्वी में बुलाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति मिली। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो तृतीय स्टेट यानी जो किसान मजदूर लोग थे, उन्होंने लुईस 16वां से मांग की कि हम तीनों सदनों की यानी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट की संयुक्त बैठक की अनुमति दो। लेकिन राजा और पादरी कुलीन वर्गों ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि समाज में किसान मजदूरों की और मध्यम वर्ग की कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे।
लेकिन जब क्या होता है कि मध्यम यानी कि जब ये तृतीय स्टेट के लोग, ये जो जनसाधारण जनता थी, जब टेनिस कोर्ट की शपथ लेती है कि हम देश के लिए कानून बना कर रहेंगे, संविधान का निर्माण करके रहेंगे, तो उनके इस घोषणा से क्या होता है, राजा जो लुईस 16वां था वो डर जाता है और तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति दे देता है। और फिर वही तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अनुमति मिलती है, क्या होता है, राष्ट्रीय सभा का निर्माण हो जाता है, फिर जिससे कि वो लोग मिलकर संविधान का निर्माण में लग जाते हैं। तो इसलिए ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति कब मिलेगी, 27 जून 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है बास्तील का पतन। बास्तील का पतन जब हुआ वहीं से फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई। 14 जुलाई, देखिए 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील का पतन हुआ था, जिस पर पूरी जनता जो थी फ्रांस की उसने आक्रमण कर दिया। तो 14 जुलाई को ही फ्रांस की क्रांति 1789 में संपन्न हुई थी। हर एक चीज़ के बारे में हम फ्रांस की क्रांति वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका प्रश्न है, पेरिस की महिलाओं का वर्साय अभियान कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, लुईस 16वां को फांसी पर कब चढ़ाया गया? देखिए लुईस 16वां इतना निरंकुश शासक था कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया जब फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद। तो कब इसको फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 1789 ईस्वी में ही फांसी इसको दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रूसो कौन था? रूसो जो था वो एक दार्शनिक थे, बहुत महान दार्शनिक थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। इन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से फ्रांस की जनता को क्या किया, जागरूक किया। तो रूसो कौन थे? दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो रूसो की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। हर एक चीज़ आप डिटेल में पढ़ लेंगे, बस आपको फ्रांस की क्रांति वाली वीडियो देखना है, पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगला है, महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? तो फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू ने ही स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, पूरी डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बनता है? तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक खुद को घोषित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है, नेपोलियन संहिता की स्थापना कब हुई? नेपोलियन संहिता क्या था मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब नेपोलियन बोनापार्ट की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसी में। नेपोलियन संहिता इसकी स्थापना 20 मार्च 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। और सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, आप वीडियो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बताऊंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट है। अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय हुई। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और यही इसकी अंतिम पराजय थी। उसके बाद इसको अंग्रेज़ों बंदी बना लिया जाता है और इसको द्वीप हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई, किस वर्ष में हुई? तो 1815 में हुई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका प्रश्न है, बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बास्तील का पतन तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो कौन सा कथन सही है बास्तील के लिए, बास्तील के किले के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है, ये फ्रांस के किले की जेल थी। फ्रांस के किले में ये जेल थी जिसमें कैदियों को कैद किया जाता था। और जब पेरिस की जनता पूरी तरह से बास्तील के किले पर आक्रमण करती है तो उसमें कैद थे जितने भी कैदी, उन सभी को खोलकर रिहा कर देती है। ऑप्शन नंबर 2 है, लोग बास्तील से घृणा करते थे, पूरी तरह से घृणा करते थे, तभी तो उस पर आक्रमण करते हैं और फ्रांस की क्रांति संपन्न होती है। और अगला है, यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक थी, क्योंकि लुईस 16वां एक निरंकुश शासक था और बास्तील का जो किला था, बास्तील का जो जेल था, वो निरंकुश शासकों के शक्ति का प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर 3 ये सब आपका सही है। 1 2 3 सब आपका सही है। बास्तील के बारे में ये सभी कथन सही हैं। उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य था। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य था कर लगाना, यानी कर को भारी मात्रा में बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है।
अगला है राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई। तो जब राजा से झगड़ा होता है तृतीय स्टेट्स के लोगों का, अब ये तृतीय स्टेट्स कौन थे? साधारण जनता, गरीब, किसान, मजदूर, ये सारे लोग। तो उसके बाद टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठा होते हैं और यही बात कहते हैं कि हम देश का संविधान बनाकर हटेंगे यहाँ से। तो राजा डर जाता है और राष्ट्रीय सभा मतलब संयुक्त बैठक की अनुमति दे देता है तीनों सदनों की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ये सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगला आपका प्रश्न है स्टेट से क्या अभिप्राय था। स्टेट्स क्या था? देखिए स्टेट जो था, फ्रांस का जो समाज था वही 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, हम जिसके बारे में फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं। तो फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन स्टेट्स कहलाता था। फर्स्ट स्टेट में पादरी आते थे, सेकेंड स्टेट में कुलीन आते थे और थर्ड स्टेट में किसान मजदूर आते थे और उसके साथ मध्यम वर्ग के लोग आते थे, जैसे व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग आते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है द्वितीय स्टेट्स में कौन से लोग आते थे। तो आप एक बार में जान लेंगे, कुलीन वर्ग आते थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पादरी वर्ग किस स्टेट में आते थे। तो पादरी वर्ग फर्स्ट स्टेट में आते थे, यानी प्रथम स्टेट में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी MCQ बताए हैं यहीं से आपके परीक्षा में MCQ आएंगे, याद कर लीजिएगा। और आगे इस तरह की वीडियोस लगातार चैनल पर आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।